वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। हमारा टॉपिक जो रन हो रहा है वो है सेट थ्योरी, और सेट थ्योरी में व्हाट इज सेट, इसको लेकर के मैंने इसकी डेफिनेशन क्लियर की हुई थी और आपको कुछ होमवर्क भी दिया हुआ था। हालांकि अभी तक उसका रिप्लाई नहीं आया है। मैं उम्मीद करूंगा कि सभी लोग रिप्लाई करेंगे। जिन्होंने किया है उनके लिए वेल डन, और जिन्होंने नहीं किया वो थोड़ा सा कॉप अप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। इसके पहले मैथमेटिकल इंडक्शन चैप्टर में ऑलरेडी क्लोज कर चुका हूं, हालांकि उस पर उतना अच्छा आउटपुट मुझे देखने को नहीं मिला जितना कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। फिलहाल कोई बात नहीं, धीरे धीरे और आहिस्ता आहिस्ता सीखते चलेंगे, ये बेहद जरूरी है। तो अभी आज की क्लास में क्या है कि हम लोग सेट से रिलेटेड कुछ नई चीजें जानने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले क्लास की शुरुआत करने से पहले एक बार फिर से मैं आपको कुछ 3 या 4 क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं। आप मुझे बताएंगे कि ये प्रॉपर सेट हैं या नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं क्या हो सकता है। एक तो ये बच्चा होमवर्क है, और आप वीडियो को पॉज करके आप सबसे पहले मुझे कमेंट करेंगे। ठीक है, 4 स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूं, और आपको ये बताना है कि ये जो कलेक्शन होगा ये एक्चुअली सेट फॉर्म करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, आपको केवल यस और नो में रिप्लाई करना है। रिप्लाई करने का तरीका बिल्कुल आसान है। आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में या फिर आप अपने क्लासरूम में जहां पर भी आपको ठीक समझ आए वहां पर कर सकते हैं। ए, अगर ये कलेक्शन सेट फॉर्म कर देगा तो यस लिख देना, अगर सेट फॉर्म नहीं करता तो नो लिख देना। या फिर इसके अलावा जैसा भी आप लिखना चाहें, पूरा स्टेटमेंट लिखना चाहें तो पूरा स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले एक हम लोग देखते हैं, और वो रहा द कलेक्शन ऑफ ऑल ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑफ रोजी रोज गार्डन। क्या बात कह दी गई? क्या बात कही गई? द कलेक्शन ऑफ ऑल ब्यूटीफुल फ्लावर्स इन, ऑफ की जगह इन मुझे लगता है ज्यादा बेहतर रहेगा। हाँ, रोजी रोज गार्डन एक जगह का नाम है। पूछा जा रहा है कि रोजी रोज गार्डन में जो भी फ्लावर्स निकले हुए हैं, खिले हुए हैं, आप मुझे बताएंगे कि उनमें ब्यूटीफुल फ्लावर्स का जो कलेक्शन होगा क्या वो सेट फॉर्म करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, इसी में एक ऑप्शन नंबर बी ले लेते हैं, सेम रखते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल, ये जो ब्यूटीफुल है इसकी जगह पर मैंने एक वर्ड अडॉप्ट किया, रेड फ्लावर्स इन, फिर वही रोजी रोज गार्डन। ठीक है, आपको बच्चा रीजन भी देना होगा। यस और नो के साथ में आपको रीजन भी बताना होगा कि अगर ये सेट है तो क्यों है, और अगर ये सेट नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति गेस करने की कोशिश नहीं करेगा, ये बेहद जरूरी बात है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1, 2, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल ओल्ड मैन इन यूपी। ठीक है, इसी में एक नेक्स्ट देख लेते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल ओल्ड की जो ये वर्ड ओल्ड था इसको मैंने हटा दिया है। ओल्ड मैन इन यूपी, इन यूपी एज ऑफ ग्रेटर देन 60। ठीक है, एज ऑफ ग्रेटर देन 60। द कलेक्शन ऑफ ऑल मैन इन यूपी, यार इस ऑफ को यहां पर रखूं तो ग्रामेटिकली ये सही होगा। ठीक है, ऑफ एज ग्रेटर देन 60। आपके पास देखो ये 4 क्वेश्चंस हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आप लोग कितना सीख पा रहे हैं। यस और नो के साथ में आपको रीजन भी बताना होगा। ठीक है, और ये चीज चारों पर अप्लाई होगी। ठीक, आप मुझे बताएंगे कि ये प्रॉपर सेट्स बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं, और अगर सेट्स बना रहे हैं तो क्यों बना रहे हैं, और अगर सेट्स नहीं बना रहे हैं तो क्यों नहीं बना रहे हैं। ठीक है,
हालांकि सेट्स पर कई क्वेश्चंस मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था, आपने वीडियो अच्छे तरीके से देखा होगा, आपने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से कंप्लीट भी कर लिया होगा। आज की क्लास में हम लोग उसी एक्सरसाइज में बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 और 3 की तरफ। देखते हैं कि क्या हो सकता है। रफ कर देते हैं और इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ध्यान से पढ़ते रहिए, ये बहुत जरूरी है। आप किसी भी बुक से पढ़ें कोई मतलब नहीं है। फिलहाल मैं आपको बता देता हूं, पढ़ाता मैं किसी और बुक से हूं, कंसेप्ट मेरा अपना होता है और पेपर किसी और बुक से बनता है। बात समझे या नहीं समझे? तो केवल इतने ही क्वेश्चंस को क्रैम कर लेने से बात नहीं बनेगी, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी मैं रख सकता हूं। फिलहाल आगे देखते हैं और हम लोगों का टॉपिक जो था वो सेट थ्योरी रन हो रहा था। सेट थ्योरी, ठीक है। सेट थ्योरी में हम लोगों ने दो चीजें सीखी थी, एक तो रिप्रेजेंटेशन और दूसरा नोटेशन। नहीं, सेट थ्योरी में तो केवल हम लोगों ने डेफिनेशन सीखा था भाई। सेट थ्योरी में हम लोगों ने क्या सीखा था? डेफिनेशन सीखा था, व्हाट इज सेट, ठीक है। अभी आज की क्लास में क्या है, हम सीखेंगे इसका रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन याद रखेंगे, सेट को हमेशा करली ब्रेसेस में ही रिप्रेजेंट किया जाता है, इसके अलावा और कोई ब्रेसेस आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। कौन सा ब्रेसेस इस्तेमाल किया जाता है? करली ब्रेसेस, केवल इस ब्रेसेस का ही इस्तेमाल किया जाता है। इसी के साथ में आता है नोटेशन। अब नोटेशन की जब हम बात करते हैं तो नोटेशन एक्चुअली दो चीजों पर डिफाइन होगा, एक आएगा सेट्स, तो सेट्स के लिए याद रखना अल्फाबेटिकली कैपिटल लेटर्स इस्तेमाल होते हैं, और दूसरे आते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट्स दोनों बता रहे हैं, परेशान नहीं होंगे। सेट्स के लिए हम लोग अल्फाबेटिकली कैपिटल लेटर्स, ठीक है। जबकि यहां से जब हम बात करते हैं तो यहां से आपको देखने को मिलेगा अल्फाबेटिकली स्मॉल लेटर। सवाल यह है कि सर एलिमेंट्स क्या हैं, तो चलो एलिमेंट्स को भी डिफाइन कर देते हैं। देखो बच्चा, एलिमेंट्स जो भी करली ब्रेसेस के अंदर लिखा गया है, ऑब्जेक्ट और डाटा, क्या कहा? थिंग्स, ऑब्जेक्ट्स और डाटा लाइज इनसाइड दी करली ब्रेसेस, इसी को हम बोलते हैं क्या? एलिमेंट्स। करली ब्रेसेस के अंदर जो भी चीजें आपको देखने को मिल रही हैं उसी को हम बोलते हैं क्या? उसी को हम बोलते हैं बच्चा एलिमेंट्स, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, ठीक है, ये पूरा कंप्लीट बनता है एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। हालांकि ये सब चीजें जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीजें केवल आपको समझाने के लिए हैं, बाकी ओवरऑल आप ये सब कुछ जानते हैं, ठीक है। लोअर क्लास में, हर क्लास में कोई खास अंतर नहीं होता है। लोअर क्लास में हम चीजों को बहुत ऊपर ऊपर सीख रहे होते हैं और हायर क्लासेस में हम उन्हीं चीजों को डीप में सीख रहे होते हैं। जैसे कि सेट्स, अगर हम इसकी बात करते हैं तो क्लास 6 में स्टार्ट होता है। अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं हो तो फिर आप क्या करना, क्लास 6 की बुक्स उठा करके देखना, वहां पर आपको सेट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन वहां पर एग्जैक्टली आपको नहीं बताता कि सेट ये क्या है और ये रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से है, बस चीजें आपको केवल एक्सप्लेन की जा रही होती हैं। बात समझे या नहीं समझे? तो अभी अगर हम बात करते हैं इन दोनों ही चीजों की, तो इन दोनों चीजों से आपको देखने को मिलेगा लेट अस कंसीडर सेट ऑफ नेचुरल नंबर। आप जानते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन, ढेरों बार पढ़ा होगा, ढेरों बार। लेकिन कभी आपने ये सोचा ही नहीं कि आखिरकार ये कैपिटल से ही क्यों लिखा जा रहा है। नहीं, आपने कभी ये मैम से या सर से डिस्कस करने की कोशिश की कि क्या होगा अगर हम इसे स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें। हालांकि अभी आपको समझ आ रहा होगा, ये होल बॉडी है, इसलिए इसको अल्फाबेटिकली कैपिटल लेटर से लिखा जा रहा है। करली ब्रेसेस का इस्तेमाल किया गया है क्योंकि ये सेट का अपना रिप्रेजेंटेशन होता है और इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स लिखे जाएंगे, जो भी ऑब्जेक्ट या थिंग्स होंगी, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम एलिमेंट्स बोलते हैं। बात समझे या नहीं समझे? ये करली ब्रेसेस के अंदर जो भी होगा उनको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं। ये जो कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा ये होल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा और उसके अंदर के जो एलिमेंट्स होंगे वो अलग अलग तरीकों से डिफाइन होते हैं। अभी वो भी अलग अलग तरीके हम लोग देखेंगे क्या होते हैं। फिलहाल इतनी बात समझ आ गई होगी, ये क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। अब इसी तरीके से अगर हमने एक सेट बना लिया AEIOU, यानी सेट ऑफ वॉवेल्स, क्या कहा? सेट ऑफ वॉवेल्स AEIOU, तो उसको हमने एक नया नाम दे दिया, क्या है? ए। अब आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर जो चीजें लिखी गई हैं वो स्मॉल लेटर से लिखी गई हैं क्योंकि वो एक्चुअली एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही है, जबकि यहां पर अभी हम देख पा रहे हैं तो ये क्या है? अल्फाबेटिकली कैपिटल लेटर से,
होल सेट को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा कि ये सेट का नोटेशन क्या होगा, एलिमेंट्स का नोटेशन क्या होगा, और ओवरऑल इन दोनों को कंप्रेस करके हम किस तरीके से यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। फिलहाल हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें कुछ दो तरीके के सिंबल्स का इस्तेमाल करना है, तो आइए जरा उन सिंबल्स को भी समझने की कोशिश करते हैं। सेट्स की कैटेगरी में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार वो जो सिंबल्स हमें सीखने हैं वो क्या हैं। तो बच्चा यहां पर आता है रिलेशनशिप बिटवीन, और बच्चा यहां से दो हिस्सों में ये ब्रांच टूट जाएगी। एक होगा रिलेशनशिप बिटवीन टू सेट्स और आएगा अ सेट एंड एलिमेंट्स। ठीक है, यानी रिलेशनशिप हम जानना चाहते हैं टू सेट्स के बीच में और एक सेट और उसके एलिमेंट्स के बीच में। अगर हम प्रॉपर इस टर्म की बात करें रिलेशनशिप बिटवीन, तो बच्चा यहां पर याद रखना चार तरीके के सिंबल्स आपको देखने को मिलेंगे। एक सिंबल ये आपको देखने को मिलेगा, दूसरा सिंबल आपको ये देखने को मिलेगा। इसी कैटेगरी में 2 मिनट बच्चा, देखो एक सिंबल ये देखने को मिलेगा, एक सिंबल आपको 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 ये देखने को मिलेगा। ओवरऑल हमें इतने सिंबल्स पर काम करना है। ये जितने भी सिंबल्स यहाँ पर डिफाइन किए जा रहे हैं ये बेसिकली किसको डिफाइन कर रहे हैं, ये डिफाइन कर रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन को। ठीक है, अब हम जब बात करते हैं टू सेट्स की, तो याद रखें जब टू सेट्स की बात करेंगे तो टू सेट्स के लिए या तो ये सिंबल इस्तेमाल किया जाएगा, या फिर ये सिंबल इस्तेमाल किया जाएगा, या फिर ये सिंबल इस्तेमाल किया जाएगा, और या फिर एट लास्ट ये सिंबल इस्तेमाल किया जाएगा। क्या आप मेरी बात समझ पाए यार? थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो तुम लोग, थोड़ा सा छोटा लिख देते हैं, कोई बात नहीं। वैसे भी आप सभी लोग पढ़ करके आए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अच्छे से पढ़ा होगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को ये चैप्टर बहुत आसानी से समझ आया भी होगा। ठीक है, हालांकि क्योंकि अब मुझे ये पूरा देखना था, इसलिए मैं स्टार्टिंग से आपको पढ़ा रहा हूँ। बाकी कोई डाउट नहीं है, मैम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पर टू सेट्स की बात करते हैं तो टू सेट्स के बीच में हमारे पास ओवरऑल 4 सिंबल्स इस्तेमाल होंगे, ये और ये। कोई दिक्कत यहाँ तक? फिलहाल नेक्स्ट पर आते हैं। जब इसकी हम बात करते हैं तो यहाँ पर अ सेट एंड अ एलिमेंट, एक सेट और एक एलिमेंट के बीच में क्या क्या सिंबल इस्तेमाल होगा जरा ये देख लेते हैं। एक सेट एंड एन एलिमेंट, तो बच्चा यहाँ पर या तो ये सिंबल इस्तेमाल होगा या फिर यहाँ पर ये सिंबल इस्तेमाल होगा। ठीक है, क्या इतनी बात समझ पाए? यहाँ पर ये जो प्रिपेयर किया जा रहा है इसको हम लोग हायरार्की डायग्राम बोलते हैं। फिलहाल परेशान नहीं होंगे, मैं आपको चैप्टर वाइज कोशिश करूंगा कि आपको कंसेप्ट मैप दिखाता चलूं, इससे आपके डाउट्स थोड़ा सा अच्छे से क्लियर होते रहेंगे और कंसेप्ट मैप क्या होता है और इसका रोल क्या है और ये किस तरीके से हमारी स्टडी में एक नया परिवर्तन लाता है। बहुत सारे सवालों के जवाब आपको आहिस्ता आहिस्ता मिलते रहेंगे। फिलहाल अभी आज की क्लास में जब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 बेसिकली इन दो सिंबल्स पर बेस्ड होगा, और ये ओवरऑल मैंने बता दिया है, ये फालतू की चीज नहीं लिखी हुई है, अभी आगे ये भी सब चीजें इस्तेमाल होने वाली है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक सेट आपको दिया गया है a = 1 2 3 4 5 6, a = 1 2 3 4 5 6, और बच्चा अब आपसे पूछ रहा है कि एलिमेंट्स के बीच में कौन सा सिंबल इस्तेमाल होगा। चलिए थोड़ा सा और इसको डिफाइन कर देते हैं ताकि चीजें आपको और बेहतर तरीके से समझ आ जाएं। इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, इसको क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू। इसको क्या बोलते हैं? डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग टू। बात समझे या नहीं समझे? वहां पर ऐसा लगता है, यहाँ पर ऐसा नहीं लगेगा। जो भी लोग थोड़ा सा ग्रामर पढ़े होंगे वो लोग जानते होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो फिर अभी यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट एस लगेगा, यहाँ डज नॉट लग चुका है इसलिए यहाँ पर एस नहीं लगेगा। तो एक जो सिंबल है उसका मतलब बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब ये है कि वो जो एलिमेंट है एक्चुअली वो उस सेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, जबकि यहाँ पर जो भी आपको देखने को मिल रहा है डज नॉट बिलोंग्स टू, इसका मतलब ये है कि वो एलिमेंट उस सेट के अंदर मौजूद नहीं है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो मैं पूछूं कि क्या 5 इस ए के अंदर है, तो देखो जैसे हिंदी एक लैंग्वेज है कि सब जो चल रहा है ये चल क्या रहा है ये समझ लो बच्चा। जैसे हिंदी एक लैंग्वेज है जो कि मैं बोल रहा हूँ, इंग्लिश एक लैंग्वेज है जहां जिसमें कि आप स्टडी कर रहे हैं, आप सीबीएसई बोर्ड के हैं तो आप सभी लोग समझते हैं। अब बच्चा ये हिंदी और इंग्लिश के अलावा जैसे मैथ है, ये भी एक लैंग्वेज है। बात समझे कि नहीं समझे? मैथ भी एक लैंग्वेज है। यहाँ पर जो हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, यहाँ पर क्या है, हम मैथमेटिकल लैंग्वेज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें आपने सीखा होगा, मैंने जब आपको पढ़ाया मैथमेटिकल इंडक्शन तो वहां पर एक उल्टा ए बताया था, और उल्टा ए का मतलब बताया था फॉर एवरी। तो अभी आप मेरी बात समझ पा रहे हैं कि अभी आपको समझ आया कि हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग सीख क्या रहे हैं बच्चे? ये हम लोग मैथमेटिक्स की लैंग्वेज सीख रहे हैं। ठीक है,
अब देखो यहां पर हमने पूछा कि क्या 5A के अंदर है, तो आपने देखा और आपने कहा कि हाँ 5A के अंदर है, यानी अभी आपने इसको बोला यस 5 बिलोंग्स टू सेट ए। बहुत लंबा चौड़ा स्टेटमेंट हो गया। जबकि इसी को हम अगर मैथमेटिकली लिखना चाहें तो बच्चा इसको हम बताते हैं 5 बिलोंग्स टू ए। बस बच्चा ये जो सिंबल है, ये सिंबल ही उस पूरे सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है, यानी जो भी हम लोग थ्योरेटिकली बोल रहे थे 5 बिलोंग्स टू ए, या फिर हमने कहा कि हाँ संख्या 5 समुच्चय ए का एक अवयव है, तो इस पूरी बात को केवल इस सिंबल ने पूरा फुलफिल कर दिया। तो अभी आप समझ सकते हैं कि मैथमेटिक्स जो है ये अपने आप में एक शॉर्ट एंड लैंग्वेज के तौर पे आप इसे ले सकते हैं और अच्छी तरीके से अभी आपको चीजें क्लियर हो पा रही होंगी। फिलहाल जिनको नहीं हो पा रही है उनके लिए कुछ एक दो क्वेश्चंस और भी देख लेते हैं। लेट अस कंसीडर, आपसे पूछा गया कि नंबर 10 क्या इस सेट ए का एलिमेंट है। अब देखो अब आपने देखा कि क्या नंबर 10 इस सेट के अंदर है, भैया नहीं है। नहीं है तो यहाँ पर क्या करना है, ये और इसको इस तरीके से क्रॉस करा देना है। भैया ये देखो सी बनाया, ये लाइन खींचा और इसका इसे कट कर दिया, एक टेल्ट लाइन। बात समझे या नहीं समझे। डज नॉट बिलोंग का सिंबल सीख गए, इसका सिंबल सीख गए, ये देखो सी बनाया बीच में इस तरीके से। डज नॉट बिलोंग का सिंबल सीख गए, ये बनाया और ये एक टेल्ट लाइन। क्लियर हुआ। क्या इतनी बात समझ आई, क्या इतनी बात अच्छी तरीके से क्लियर हुई। हालांकि क्वेश्चन नंबर 2 के अब जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। वो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, आपको दिक्कत नहीं होगी। फिलहाल अभी हम लोग इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं और ये नहीं सोचना कि अभी ये वाले सिंबल्स का इस्तेमाल नहीं है, आगे बढ़ेंगे तो इन सिंबल्स को भी हमें समझना होगा और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी हमें देखने को मिलेंगे। फिलहाल सेट थ्योरी में ही आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि सेट को कितने तरीकों से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी सीरीज में हम लोग देखते हैं फॉर्म। ठीक है, सेट को कितने तरीके से हम डिफाइन कर पाएंगे। ठीक है, तो सेट को डिफाइन करने के बच्चे हमारे पास दो तरीके होंगे। एक होगा रोस्टर फॉर्म और एक होगा सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखो बच्चा, रोस्टर फॉर्म क्या होता है और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, इसे जरा समझना होगा। देखो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है कि सारे एलिमेंट्स को स्प्लिट कर दिया जाता है और 2 एलिमेंट्स के बीच में हमेशा कॉमा इस्तेमाल किया जाता है। जबकि सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है कि सेट बिल्डर फॉर्म में केवल एक ही एलिमेंट को डिफाइन किया जाता है, एक ही एलिमेंट को सेट में रिप्रेजेंट किया जाता है। वो एलिमेंट एक वेरिएबल एलिमेंट होता है और उस एलिमेंट को गेन करने का तरीका फिर हमको आगे बताया जाता है। सर कुछ कम बात समझ आती है, थोड़ा सा अच्छे से बता दीजिए। चलिए थोड़ा अच्छे से देख लीजिए। सेट रोस्टर फॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो रोस्टर फॉर्म में जैसे हमने ले लिया एक सेट n और हमने बताया n नहीं ले लेते हैं, एक सेट a ले लेते हैं। हमने बताया 1 2 3 4 5 6, यही हमने ले लिया। ठीक है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। अभी मैंने क्या बताया, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं, सारे एलिमेंट्स को स्प्लिट कर देते हैं और 2 एलिमेंट्स के बीच में कॉमा का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि अभी आपको देखने को मिल रहा है। स्प्लिट कर देते हैं मतलब अलग अलग कर देते हैं। जब किसी को सेट बिल्डर फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं तो जरा समझने की कोशिश करना। एक ही वेरिएबल एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब हमने कहा कि सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, एक एलिमेंट है जो कि अभी आपको एक्स के फॉर्म पर देखने को मिल रहा है। अब इस एक्स को यहाँ दो बिंदी लगाओगे, इस दो बिंदी को सच दैट बोलते हैं। भैया ये जो दो बिंदी है इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं सच दैट। ठीक है, क्या कहा, सच दैट। तो अभी हमने क्या बताया कि सेट ए के अंदर केवल और केवल एक ही एलिमेंट है, उस एलिमेंट को गेन करने का तरीका बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जो x है वो x इक्वल्स टू n होगा और n की जो वैल्यू है वो एक्चुअली लेस देन 6 होगी। बात समझे या नहीं समझे, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बात समझ में आई, क्या इतनी बात समझ पाए, क्या इतनी बात बेहतर तरह से समझ पाए। तो ये ओवरऑल तुम्हारे पास आउटपुट रहा। अब देखते हैं कि यहां से ये जो डेफिनेशन लिखी गई है क्या ये प्रॉपर काम कर रही है या फिर नहीं कर रही है। अरे भैया देखो, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर अभी अभी आपने सीखा क्या है, 1 2 3 एंड सो ऑन। ये अभी आप नेचुरल नंबर सीख करके आ रहे हैं। फिलहाल अभी नंबर सिस्टम को डिफाइन भी कर देता हूं। नंबर सिस्टम मुझे लगता है कि ऑलरेडी एक मैथमेटिकल इंडक्शन में जो फर्स्ट क्लास हुई थी उसमें मैंने नंबर सिस्टम आपको सिखा रखा था, फिर भी कोई बात नहीं, टॉपिक तो यही का था तो एक बार फिर से बता देंगे। n की जो वैल्यू है बच्चा क्या होनी चाहिए, 6 या 6 से कम। इसको आगे और लेकर के जाते हैं 4 5 6 एंड सो ऑन। ठीक है, जब बच्चा n की वैल्यू को 1 लिया तो ये बच्चा 1 यहां पर आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। फिर n की वैल्यू को 2 लिया तो 2 3 4 5 6। अब देखो इक्वल 6 के साथ ही लगा हुआ है, यानी n की जो वैल्यू हो गया तो 6 के बराबर होगी या फिर 6 से कम होगी। तो ओवरऑल यहां से भी आपको जो देखने को मिल रहा है, पता चल रहा है कि जो सेट ए है वो क्या है, वो 1 2 3 4 5 6 है। अभी आपको समझ आया। याद रखना सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म यूनिक होगा। रोस्टर फॉर्म बच्चा कैसा होगा, जो उसका रिप्रेजेंटेशन होगा वो यूनिक होगा। यूनिक मतलब समझ रहे हो ना, हम डिफाइन करें, आप डिफाइन करें या कोई थर्ड पर्सन डिफाइन करेगा, वो आपको हमेशा यही दिखेगा। जबकि सेट बिल्डर फॉर्म का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो यूनिक नहीं होता है।
इसी चीज को डिफाइन करने के अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन यू, ये आप पर निर्भर करता है कि आप इसे किस तरीके से डिफाइन करना चाहते हैं। बात मेरी समझे या नहीं समझे? तो सेट बिल्डर फॉर्म में कभी भी आंसर टैली कराने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिलहाल अभी जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं, उसमें क्वेश्चन नंबर 3 को अगर आप देखते हैं तो उसमें लिखा गया है कि इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किसमें? रोस्टर फॉर्म पे आपको रिप्रेजेंट करना है। अब देखो बच्चा, जो लिखा गया है वो किस फॉर्म पर दिया गया है, अब आप यहां से देख करके बता सकते हैं। अच्छा, कुछ बुक्स में क्या है, कुछ बुक्स में इन दो बिंदुओं की जगह पर ऐसे एक वर्टिकल लाइन का इस्तेमाल करते हैं। बोथ आर सेम, जो ये है वही ये है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, इस बात को याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा गया है सेट बिल्डर फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या बताया जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 में बताया जा रहा है रोस्टर फॉर्म, यानी जो भी चीज लिखी गई है क्वेश्चन नंबर 3 में वो आप समझ पा रहे हैं वो किस फॉर्म पर है? सेट बिल्डर फॉर्म पर है। आपको किसमें कन्वर्ट करके लाना है? रोस्टर फॉर्म में लाना है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है? रोस्टर फॉर्म पे दिया गया, आपको किसमें कन्वर्ट करना है? सेट बिल्डर फॉर्म पे कन्वर्ट करना है। अभी अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो इसका रिप्रेजेंटेशन होता है वो बच्चा कैसा होता है? वो यूनिक होता है। तो एक चीज तो क्लियर है कि अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर्स को टैली कराते हैं बुक से तो हमारे सेम टैली होंगे, जबकि क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे आंसर्स टैली नहीं भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये बात डिपेंड करती है कि हम हमारी अप्रोच क्या और हम चीजों को किस नजरिए से देख रहे हैं। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में इंटीजर देखने को मिल रहा है, तो इंटीजर को बताने से पहले मैं आपको नंबर सिस्टम बताना चाहूंगा, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी होगा। चलो देख लेते हैं नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर सिस्टम देखो बच्चा, ये एकदम याद होना चाहिए अच्छी तरीके से, क्योंकि हम कभी भी आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। रिवीजन का हम टाइम देते नहीं है, और अधिक जानकारी के लिए आप 12th के स्टूडेंट से ज्यादा संपर्क में रहेंगे तो वो आपको बताते रहेंगे। सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात करते हैं तो 1 2 3 एंड सो ऑन, जबकि एन के बाद में बच्चा आता है होल नंबर। हमारे पास होल नंबर का कोई काम नहीं होगा, 0 से स्टार्टिंग हो जाती है एंड सो ऑन। एन जेड को आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये सेट ऑफ इंटीजर होता है। याद रखेंगे बुक्स में हो सकता है आपको आई से देखने को मिले, अदरवाइज मैं हमेशा जेड का इस्तेमाल करता हूं। यहां से आपको देखने को मिलेगा 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन। इसी को हम लोग कुछ इस तरीके से भी डिफाइन कर देते हैं, 0 1 2 एंड सो ऑन, -1 -2 एंड सो ऑन। बात समझे या नहीं समझे? तो दोनों ही तरीकों से डिफाइन होता है, ये भी और ये भी। इसी के बाद साथ में एन जेड के बाद में फिर बच्चा आता है क्यू। क्यू के बारे में आप जानते हैं, P/Q, Q does not equals to 0, P and Q have no common factor। क्या कहा? नो कॉमन फैक्टर, नो कॉमन फैक्टर। साथ ही साथ P and Q belongs to Z। क्या इतनी बात समझ पाए? इसके बाद में बच्चा आता है R। क्या आता है? R, जिसको बताते हैं सेट ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर। रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड दी रियल नंबर। बात समझे या नहीं समझे? हालांकि ये पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन आप ऑलरेडी एक वीडियो मेरा देख लेंगे, मैथमेटिकल इंडक्शन, वहां पर मैंने बता रखा है। फिलहाल वहां पर उसका बहुत ज्यादा काम नहीं था, क्योंकि वहां पर नेचुरल नंबर के बारे में बताना था, नेचुरल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, एक्सियम्स क्या है, पोस्टुलेट्स क्या है, वो सब मैंने वहां पर ऑलरेडी आपको सिखा दिया है। यहाँ पर हमारे पास इसका पूरा काम चलता रहेगा, हर जगह जगह पर आपको वेरियस चीजें देखने को मिलती रहेंगी, जबकि मैथमेटिकल इंडक्शन में केवल और केवल हमारा काम किस पर था? सेट ऑफ नेचुरल नंबर पर था। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये सब चीजें तैयार कर लेंगे, और कभी भी आपसे एट रैंडम मैं पूछ लूंगा तो आप मुझे रिप्लाई करेंगे, निराश नहीं करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है, पार्ट 1 की मैं बात कर रहा हूं, एक्स इज एन इंटीजर एंड, क्या कहा गया? एक्स इज एन इंटीजर एंड, कुछ मुझे रफ करना पड़ेगा, चलो अभी जब तक जगह तब तक यहां पर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 लिखा गया है एक्स सच दैट। अब देखो एक्स इज एन इंटीजर, इंटीजर को तो हमने जेड से बताया, तो हम सीधे बता रहे हैं x बिलोंग्स टू z, ठीक है, x बिलोंग्स टू z, कोई दिक्कत? साथ ही साथ उसने कुछ आपको और भी बताया है, एंड x इज ग्रेटर देन -3 बट लेस देन +7। ये इतनी बात हमारे पास है। बच्चा इसको हमें किसमें ब्रेक करना है? रोस्टर फॉर्म पर ब्रेक करना है। आप जानते हैं कि जब भी हम लोग बात करते हैं किसकी? सेट ऑफ इंटीजर की, तो देखो सेट ऑफ इंटीजर आपके सामने यहां पर दिख रहा है। यहां पर बच्चा हमें क्या करना है? कह रहा है कि जो x होगा वो -3 से बड़ा होगा। अब आप जानते हैं कि जब भी हम रियल लाइन पर होते हैं 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, ये अभी आपको एक पूरा का पूरा नंबर लाइन देखने को मिल रहा है। इंटीजर लाइन पर हम आ चुके हैं, इसलिए यहाँ पर केवल आपको इंटीजर ही देखने को मिलेंगे। आप जानते हैं कि ऑरिजिन से जब हम लेफ्ट हैंड साइड बढ़ रहे होते हैं तो एक्चुअल हमारी वैल्यूज छोटी हो रही होती हैं। सेम प्रोसेस अगर हम आरएचएस से राइट हैंड साइड बढ़ रहे होते हैं तो हमारी वैल्यूज जो होती है वो बड़ी हो रही होती हैं। ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे जो बता रहे हैं।
कहा गया है x -3 से बड़ा है, -3 से बड़ा है तो मतलब समझ रहे हो -3 से हमें किस तरफ चलना है, LHS की तरफ कि RHS की तरफ। अरे अभी तो आपने कहा कि सर जब हम ऑरिजिन से LHS की तरफ जाते हैं तो मतलब वैल्यू छोटी हो रही है, तो मतलब -3 से अगर हम LHS की तरफ जाएंगे तो वैल्यू छोटी होंगी, तो हमें किस तरफ बढ़ना है, RHS की तरफ बढ़ना है। बच्चा RHS में -2 मिलता है, -1 मिलता है, 0 मिलता है। क्या कहा, -2 -1 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 6। बस बच्चा, क्योंकि कह रहा है x इज लेस देन 7, x जो है वो 7 से छोटा है। अब अगर 7 से छोटा है तो वैल्यूज कहां पर आकर के रुक जाती हैं, नंबर 7 पर आकर के रुक जाती हैं। तो ये रहा आपका सेट बिल्डर फॉर्म, जबकि ये रहा आपका रोस्टर फॉर्म। क्या दोनों चीजों में अंतर समझ में आया? क्या दोनों चीजें भी आपको बेहतर तरह समझ आ रही हैं? चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होगा। जस्ट लाइक द ट्रिग्नोमेट्री, थर्ड का पार्ट फिफ्थ, ट्रिग्नोमेट्री कहां पर बताया जाए, जगह तो नहीं दिख रही है। एक काम करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहां पर आपको डिफाइन कर दिया है नेचुरल नंबर, इसलिए यहां से इसको हटा देते हैं। इसको भी एक्चुअली हटा ही दिया जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। और इसको भी हटा देते हैं, ये अभी आप समझ चुके हैं, इसी पर हमारा काम चल रहा है, तो इसको भी जरा रिमूव कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। अभी इतना स्पेस हमारे पास सफिशियंट है। कहा जा रहा है थर्ड का पार्ट फिफ्थ। इस थर्ड के पार्ट फिफ्थ में बच्चा आपसे क्या कहा गया है, सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, TRIGONOMETRY, ठीक है। सेट ऑफ ऑल लेटर्स, क्या कहा, सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड। आप जानते हैं लेटर्स को मिलाने से क्या बनते हैं, वर्ड बनते हैं। वर्ड के सही और सिस्टमेटिक अरेंजमेंट से क्या बनता है, सेंटेंस बनता है। फिलहाल हमारे पास क्या है, वर्ड है। हमें इसमें देखना है कितने लेटर्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो डिस्टिंक्ट लेटर्स को बच्चा जरा ढूंढ लो। आपको देखो T देखने को मिल रहा है, R देखने को मिल रहा है, I देखने को मिल रहा है, G देखने को मिल रहा है, ON। अब देखो ये O ऑलरेडी एक बार हो चुका है, इसलिए इस O को कंसीडर नहीं करेंगे। फिर M, फिर E, और फिर देखो T ऑलरेडी एक बार हो चुका है, इसलिए अब इसको डिस्कस नहीं करेंगे। R भी एक बार हो चुका है, इसलिए इसको डिस्कस नहीं करेंगे। और फिर लास्ट में आ जाता है क्या, Y। क्या बताना चाहते हैं, कल की डेफिनेशन याद है ना सेट्स की, जिसमें आपको बताया था आ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज अ सेट। वहां पर बताया था कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या था, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो यहाँ पर बच्चे जो रिपीटेड लेटर्स हैं उनको हम क्या करेंगे, हटा देंगे। लेटर्स को हटाने के बाद में जो अभी हमारे पास कलेक्शन बच रहा है, उस कलेक्शन को हमने एक नया नाम दिया A, और उसके अंतर्गत अब क्या क्या चीजें आ जाती हैं, सिस्टमैटिक अरेंज करके लिख देते हैं, ABCDEFG, ठीक। फिर HI, ई भी है भाई, ई भी है। तो ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ओवरऑल पूरी ABCD पढ़ लिया। अभी आपने देखा कि ये सारे के सारे क्या हैं, असेंडिंग सिस्टम पर हैं। और अभी आप देख पा रहे हैं कि इतने ही डिस्टिंक्ट लेटर्स का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया था। अगर कोई मिसिंग हो तो फिर आप उसको लिख लेना। बाय द वे मुझे लगता है कि कोई भी मिसिंग है नहीं, जितने थे उतने सब इस्तेमाल हो गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है भैया, पूरे हो चुके हैं। तो मुझे लगता है कि अभी क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से आपको समझ आया होगा। इसी के साथ में हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसमें हमें क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म दिया गया और सेट बिल्डर फॉर्म की हेल्प से हमको क्या करना है, रोस्टर फॉर्म क्रिएट करना है। चलो जरा देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में कौन सा पार्ट डिस्कस करना उचित रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में पार्ट 4 से डिस्कस करना चाहते हैं। जो दिया गया है उसको हमने एक नया नाम दे दिया A, 2 4 6 एंड सो ऑन, ठीक है। अभी इसके पहले बता कर गए हैं कि इसमें जो आंसर होता है वो यूनिक नहीं होता है। क्या कहा, इसमें जो आंसर होता है वो यूनिक नहीं होता है। इसमें जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो क्या होता है, यूनिक होता है। इसका रिप्रेजेंटेशन यूनिक नहीं होता है। शायद आंसर बोल रहा था, गलत बोल रहा था। एक ही बात कर लेते हैं, चलो देखते हैं भैया। 2 4 6 एंड सो ऑन। तो हमने कहा कि इसके अंदर एक ही एलिमेंट है, उस एलिमेंट को गेन करने का तरीका बताया गया कि x बिलोंग्स टू n एंड x बिलोंग्स टू n। क्या आप यहां पर बताओ, x इक्वल्स टू 2n एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये मुझे लगता है ज्यादा सही है। देखो बच्चा, जब n की वैल्यू, अब n नेचुरल नंबर के अंदर जा रहा है, नेचुरल नंबर है, फर्स्ट लीस्ट लेटर लीस्ट एलिमेंट आपको क्या देखने को मिलता है, 1।
जैसे ही आपने 1 पुट किया तो हमें x की वैल्यू क्या देखने को मिल गई 2, जैसे ही आपने 2 पुट किया 2 2 जा 4, फिर 3 पुट किया 3 2 जा 6, तो ओवरऑल ये हमारा बच्चा क्या आ चुका है, आंसर आ चुका है। मैं उम्मीद करता हूं कि अभी आपको ये सोल्यूशन अच्छे से समझ आ रहा होगा, ठीक है। इसी के साथ में एक क्वेश्चन और बताते हैं और फिर क्या करते हैं, क्लास को ओवर करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 मुझे ठीक लग रहा है, फोर्थ का पार्ट फिफ्थ, क्या कहा, फोर्थ का पार्ट फिफ्थ, फोर्थ का पार्ट फिफ्थ यार आसान है, फोर्थ का पार्ट थर्ड देख लेते हैं, फोर्थ का पार्ट थर्ड देख लेते हैं। क्या बात कही जा रही है, एक सेट बी तुमको दे दिया गया है 5 25 125 625, बस इतना ही, ठीक है 625, ठीक है। इसको बच्चा हमें क्या करना है, सबसे पहले तो ये बताओ दिया किसमें गया है, ये रोस्टर फॉर्म पर रिप्रेजेंट किया गया, हमें इसे किसमें कन्वर्ट करना है, हमें इसे रिप्रेजेंट करना है सेट बिल्डर फॉर्म पर। सेट बिल्डर फॉर्म में हम करते क्या है, एक ही एलिमेंट दिखाते हैं, फिर उस एलिमेंट को गेन करने का मेथड बताते हैं। तो हमने बताया कि ये जो भी नंबर्स चल रहे हैं ये एक्चुअली देखो तो ये एक्चुअली 5 टू द पावर n के फॉर्म पर चल रहे हैं, जिसमें n को हम बता रहे हैं कि n कहां से कहां तक लाई करेगा, 1 to 4, n कहां से कहां तक लाई करेगा, 1 to 4। आप रख करके देख लीजिए तो अभी आपको आंसर देखने को मिल जाएगा, n बिलोंग्स टू 1 to 4। एक इसमें कंडीशन मिसिंग है, एक कंडीशन मिसिंग है, n जो होगा वो लाई करेगा नेचुरल नंबर को, ठीक है। अब ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, अभी ये क्या है बच्चा, पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो मुझे लगता है कि अभी आपको चीजें ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आ रही होंगी, अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने आपको पहुंचा दिया है और क्वेश्चन नंबर 5 भी आप करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 1.1 मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से यहीं से क्लोज होती है, फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है देन यू कैन टेल मी इमीडिएटली, ठीक है। आप मुझे बताएंगे और मैं आपकी प्रॉब्लम्स को रिसॉल्व करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।